नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है। आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साल फिलहाल में मैंने फिल्म देख ली है ओपेनहेमर। 3 घंटे 10 मिनट की फिल्म है। आखिर कैसी है ये फिल्म, बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि 1.5 से 2 साल पहले जब इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज़ हुआ था, जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी कि ओपेनहेमर नाम की फिल्म क्रिस्टोफर नोलन करने वाले हैं, तब से ही इस फिल्म पर मेरी नज़र थी। और टेनेट के बाद जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, और उनकी इंसेप्शन भी अभी तक समझ में नहीं आई। तो ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में समझ में नहीं आती है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ही इनकी फिल्म को समझ सकते हैं। उनके ही पास उतना घना आईक्यू है। तो यहाँ पर 3 घंटा 10 मिनट मुझे ऐसा लगा कि मैं शोले देख रहा हूँ, कि शोले भी 3.5 घंटे के आसपास की है। हाँ, दोनों में से फ़र्क ये है कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा चीज़ें क्या क्या हो रही थी। इंग्लिश बहुत फास्ट थी, इसका पेस बहुत फास्ट है फिल्म का। एडिटिंग काफ़ी फास्ट है। फिल्म पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। यानी कि एटम बम जो 1945 में गिराया था 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी का, उसके बाद क्या होता है, किलियन मर्फी जो इस फिल्म के हीरो है, जो जे रॉबर्ट ओपेनहेमर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फादर ऑफ एटॉमिक बम जिसे कहा जाता है, जिसने एटॉमिक बम बनाया था, सीधा सीधा कहा जाए तो किलियन मर्फी के जो बम्बिंग हुई उसके पहले उन्होंने कैसे बम बनाया, और उसके बाद उस फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि उनके ऊपर एक तरह की कार्रवाई होती है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि वो किसी न किसी तरह से जो विदेशी लोगों से गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, उन्हें शायद अपनी टेक्नोलॉजी आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए पैसे लिए, ये नहीं वो नहीं। तो अपने देश के लिए वो लोग कितने लॉयल हैं, उन्हें वो प्रूव करना पड़ता है। वहीं इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, और वो भी इसी एटॉमिक बम जो प्रोजेक्ट है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उससे ही कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है फिल्म में। तो फिल्म में अगर देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगा कि कोर्टरूम ड्रामा ज़्यादा है, और ये फिल्म बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है। आईमैक्स पूरा जो फॉर्मेट है, उस आईमैक्स कैमरा जो यूज़ किया गया है, एकदम अलग अलग लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं, और बहुत बढ़िया तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। और ज़्यादातर जो चेहरा जो है किलियन मर्फी का ही पूरा फोकस रहता है। क्लोज शॉट बहुत यूज़ किए गए हैं, उनकी आंखें, उनके चेहरा बहुत क्लोज दिखाया जाता है, क्योंकि किलियन मर्फी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फिजिशियन नहीं रहते स्टार्टिंग में, जब वो बच्चे स्टूडेंट रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो इंटेलिजेंट ऑफकोर्स अंदर से रहते ही है, लेकिन लगता नहीं लोगों की ये इतना इंटेलिजेंट बंदा है। उसके धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है, सबको पता चलने लगता है कि ये कितना टैलेंटेड बंदा है। और इसके पास जब कमान आ जाती है कि भाई तुम ही लीड करोगे क्या ये अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी एटॉमिक बम तुम ही बनाओगे, ये कहा जाता है मैट डेमन, जो एक मिलिट्री के कुछ जनरल वगैरह का रोल प्ले कर रहे हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर वो एटॉमिक बम जो बनाते हैं, उसका जो बोलते हैं प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं उसे, बम फोड़ते हैं बार बार, क्या बोलते हैं, ताकि वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बम, जो एक्सपेरिमेंट, हाँ, एक्सपेरिमेंट करने का जो काम है वो करना शुरू करते हैं किलियन मर्फी यहाँ पे, यानी कि ओपेनहेमर। तो हमने ये नोटिस किया, आपने एक ही सीन है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट किया है। वो ये है कि जब 3 किलोमीटर के कुछ रेडियस से दूर हो जाते हैं, जब ब्लास्ट होता है, तो 3 किलोमीटर दूर तक जब वो आहट सुनते, बम फट गया है, उसके कम से कम 1 मिनट के आसपास उसके बाद आवाज़ जब आती है ना, ऑलमोस्ट 45 सेकेंड या 50 सेकेंड, तब आवाज़ का जो फील आता है ना, एकदम बोलते हैं ना चैन रिएक्शन जो होता है, वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइट किया, और शायद उसी के लिए लोग थिएटर में भी गए होंगे। हाँ, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये दिखाएंगे कि 1945 में जो नागासाकी में, हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट हुए, उसके बाद लोगों का क्या हुआ, वो सब नहीं है फिल्म। वो सब सोच के मत जाइए, फिल्म उल्टा है उससे। ओपेनहेमर जो है उसकी ज़िंदगी पर पूरा आधारित है, क्योंकि उसे धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है, क्योंकि एक डायलॉग है फिल्म में, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उसे पता है कि उसने जो कर दिया है उससे कितने लोगों की जान जाएगी। और हिरोशिमा नागासाकी में 2,60,000 या 2,80,000 के ऊपर लोग मारे गए थे। इंस्टेंटली लोगों का सफाया हो गया था, लाखों लाखों लोग इस चेन रिएक्शन में, इस न्यूक्लियर बम में हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए थे। तो ये ऐसा सोच के बना रहे थे ओपेनहेमर पहले कि इससे जो युद्ध है, क्यों वर्ल्ड वॉर चालू था, वो एंड हो जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं युद्ध की या एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी इससे। तो बहुत ही चीज़ें हैं फिल्म में जो समझ के परे है, और ये चीज़ें समझने के लिए मुझे ये फिल्म फिर से एक बार देखनी पड़ेगी, और हिंदी में देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में जो मैं देखा हूँ, मेरे आधे से ज़्यादा दिमाग के ऊपर चीज़ें गई है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैं इतना भी इंग्लिश में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन स्टिल मैंने कुछ रिव्यूज़ और भी देखे हैं, इंटरनेशनल जो क्रिटिक है
वो भी जो इंग्लिश में पढ़े लिखे हैं, जो इंग्लिश में ज़िंदगी भर बात करते आए हैं, उनको भी घंटा नहीं समझ में आ रहा है ये फिल्म। तो ये चीज़ है। वैसे भी जो फिल्म है क्या बोलते हैं क्रिस्टोफर नोलन की, वो पहली बार में समझ में नहीं आती है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। क्रिस्टोफर नोलन ने एक बात कही कि फ़िल्म में कोई वीएफएक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे चीज़ें पता चली कि फ़िल्म में वीएफएक्स यूज़ किया गया है, फिल्म में कोई सीजीआई नहीं है। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है, कंप्यूटर पे जो इमेज बनाया वो सब, वो चीज़ नहीं है। ये आप फ़र्क समझिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, वो एक जो स्टूडेंट जो सिनेमा सीखना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी फिल्म है, सीखने के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ी। वीएफएक्स है, कुछ कुछ जगह आपको दिखाई देंगे जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि कैसे सीन्स ऐसे जो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिकली बनाई नहीं जा सकते, वो किसी न किसी तरह से यूज़ हुआ है। वीएफएक्स मतलब वो चीज़ होता है कि नॉर्मली आप एक कोई चीज़ शूट किए, उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स या कुछ ऐसा यूज़ किए या कुछ चीज़ें उसमें डाले तो वीएफएक्स जैसा प्रॉपर बन जाता है। सीजीआई होता है कि कंप्यूटर पे ही सिर्फ वो बनाया जाता है, उसे शूट नहीं किया जाता है, सिर्फ बनाया जाता है। तो वो ये फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। तो सीजीआई यूज़ नहीं किया गया एक भी, ये क्रिस्टोफर नोलन का कहना है इस फिल्म में। और फिल्म एक्चुअली कोई भी फिल्म हो, इंडियन हो, जापानीज़ हो, ईरानियन हो, हॉलीवुड हो, मैं ये फिल्म का इमोशंस पकड़ता हूँ। मैंने ये देखा है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जो रोल प्ले किया है किलियन मर्फी ने, ही हैड किल्ड इट। उनकी आंखों में जो दर्द है वो साफ दिखता है, और वो दर्द के लिए उन्हें शायद इस साल का, आने वाले साल का बेस्ट ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता है। इसके अलावा ये फिल्म एक और ऑस्कर अवार्ड ला सकती है, क्योंकि इसके सपोर्टिंग एक्टर जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट रोल्स प्ले किए। उनकी वैसे भी हर एक किरदार मेरे को फैसिनेट करते हैं, आयरन मैन वाले किरदार है जो भी है, मैं जितना उनको देखा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड ही डिजर्व्स एन अवार्ड। एमिली ब्लंट जो है उनकी वाइफ बनी है इनकी वाइफ बनी है किलियन मर्फी की, तो उनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं, छोटा सा रोल है, लेकिन वो भी अच्छा है। लेकिन मैं इस फिल्म का जो इमोशंस है बहुत थोड़ा पकड़ पाया हूँ अभी तक। समझा हूँ, अच्छा लगा मुझे, नो डाउट। फिल्म में जितना समझता हूँ मैं समझ गया कि फिल्म क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिल्म का जो एक एक वर्ड जब आप समझते हो, एक एक चीज़ें आप समझते हो, तो आपके दिल में वो घुस जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अभी उतनी मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि फिल्म का पेस बहुत फास्ट है, फिल्म की एडिटिंग काफ़ी अच्छी है। फिल्म का सबसे बेस्ट चीज़ है इसका साउंड मिक्सिंग। ऐसा ऐसा सीन्स है जैसे कि कई डिबेट चालू है कि सवाल उठाया जा रहा है किलियन मर्फी पर, यानी कि ओपेनहाइमर पर, और ओपेनहाइमर उसका जवाब दे रहा है, फिर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसी चीज़ें भी साउंड के ज़रिए क्रिएट की गई, साउंड मिक्सिंग के ज़रिए, तो वो सब चीज़ें अच्छी है। बहुत कुछ सीखने जैसा है क्रिस्टोफर नोलन से, और सिनेमा की जो भाषा है उसे बेहतर तरीके से जानते हैं वो। और इनकी फिल्मों के लिए जो बजट होता है, प्रोड्यूसर्स वो बजट लगाने को रेडी है, और इनको जो सिनेमा है वो बनाने को ये रेडी है। यानी कि सिनेमा को 1% भी ये डिग्रेड नहीं करना चाहते, जैसा इनका पैशन है उसी पैशन से ये बनाना चाहते हैं और बनाते आ रहे हैं। और इस फिल्म में भी उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया है। इसमें पता है क्या दिखाया गया है, ये जो एटॉमिक बम से जो ब्लास्ट होता है, या उसका जो एक डर है, वो जो एक खतरनाक चीज़ है जो इंसान को नहीं पता वो कभी कभी क्या कर देता है, जिससे दुनिया बर्बाद हो सकती है। तो ये उस तरह की डर को ये बताती है फिल्म, और भविष्य में ऐसा ना हो ये इस ओर भी कहीं ना कहीं फिल्म इशारा करती है। बड़ी अलग तरह की फिल्म है, यानी कि ये उस तरह की फिल्म है जैसे कि कोई कुछ बहुत बड़ा कर लेता है, बाद में उसकी ही सरकार उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाती है, और उसे खुद की लॉयल्टी खुद के देश के खिलाफ अगर प्रूफ करना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। ये उस तरह की फिल्म है दोस्त मेरे, एंड आई थिंक द फिल्म इज़ गुड, बट स्टिल फिल्म समझ में भी आनी चाहिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा समझी नहीं इन दैट वे। और मैं बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ बाकी लोगों की तरह बढ़ा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 स्टार ये फिल्म हर हाल में डिजर्व करती है। बट लेट मी बी वेरी मच ऑनेस्ट कि अगर ये फिल्म मुझे ज़्यादा समझ में आती तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर रेटिंग देता, लेकिन एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लगता है 4 स्टार कम से कम डिजर्व करती है। एंड आई थिंक एक 3 घंटा 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो भी एक चीज़ें थोड़ा कट किया मैंने, नहीं तो मैं 4.5 स्टार से ज़रूर देता। बट येस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई कुड से, बट इट कुड हैव बीन बेटर। और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं ना कोर्ट में, वो मेरे ज़्यादा पल्ले नहीं पड़े, ये भी एक चीज़ें हैं। तो कुछ इश्यूज़ है, लेकिन विजुअली बहुत टेरिफाइंग है, काफ़ी कमाल की, इसलिए फिल्म को मेरी तरफ से 4 स्टार। चलिए फल कहते हैं, धन्यवाद।